नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब की है रिपोर्ट। चित्रकूट जेल में जो गैंग वॉर हुई है उस पर रिपोर्ट उन्होंने तलब की है। सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने मामले पर रिपोर्ट तलब की है। डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी गई है। 6 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट सौंपनी होगी। कमिश्नर, आईजी और डीआईजी की टीम इस मामले की जांच करेगी। गैंग वॉर में 2 बदमाश मारे गए हैं, एक बदमाश एनकाउंटर में मारा गया है और इस पूरे मसले की जांच और उसके बाद रिपोर्ट सीएम को सौंपनी होगी। सीएम ने 6 घंटे का वक्त दिया है इस पूरे मसले पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कमिश्नर को। और आपको बता दें, चित्रकूट जेल में जिस तरह से गैंग वॉर, जिसमें एक बदमाश ने 2 लोगों की हत्या की, 2 बदमाशों की हत्या की और उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में वो भी मारा गया। कई सवाल उठ रहे हैं जेल की सुरक्षा को लेकर, खासकर कि जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, उस बदमाश के पास हथियार कैसे पहुंचा कि उसने 2 और लोगों की हत्या कर दी, 2 लोगों की हत्या कर दी और फिर एनकाउंटर में वो मारा जाता है। पुलिस उसे क्या जिंदा नहीं पकड़ सकती? जेल के अंदर होने के बावजूद उसके एनकाउंटर की नौबत क्यों आ गई? आखिर उसको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया, उस पर काबू किया गया? कई सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगा है और 6 घंटे का वक्त दिया है। डीजी जेल से रिपोर्ट मांगी गई है और कमिश्नर को भी कहा गया है कि 6 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जेलों में इससे पहले भी गैंग वॉर की खबरें आती रही हैं। हमने देखा था कि कैसे अब एक के बाद एक कई मामले सामने आए और अब एक नया मसला यहां पर सामने आया है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जेल के अंदर 2 बदमाशों को एक बदमाश मार देता है, उसके पास तमंचा पहुंच जाता है और उसके बाद पुलिस उसका भी एनकाउंटर कर देती है। सीएम ने संज्ञान लिया है, 6 घंटे का वक्त दिया है। और क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए मैंने कहा, ऐसा पहली बार नहीं है। आपको याद होगा साल 2018 में मुन्ना बजरंगी की भी जेल के भीतर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसके बाद तमाम तरीके से सवाल खड़े किए गए थे जेलों की सुरक्षा को लेके। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे भी किए गए। चित्रकूट ये वही जगह है जिससे 17 किलोमीटर दूर ही बांदा जेल है, जहां पे मुख्तार अंसारी को शिफ्ट किया गया है पिछले दिनों ही। इसके बाद कई बार जब न्यूज 18 ने भी ये मुद्दा उठाया था मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट करते वक्त कि यूपी के जेलों की सिक्योरिटी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं, क्या वैसे बंदोबस्त है? तो उस वक्त ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि लखनऊ में जो कमांड सेंटर बनाया गया है उसके जरिए सीसीटीवी कैमरे के जरिए यूपी के 75 जिलों की जेलों पे नजर रखी जाती है और न सिर्फ एंट्रेंस या एग्जिट पे बल्कि एक एक बैरक में नजर रखी जाती है कि कौन किससे मिलने आ रहा है, कौन किसको खाना देने आ रहा है, किसके परिजनों से मिलने के लिए समय दिया गया है, कौन ड्यूटी कर रहा है, कौन ड्यूटी से नदारद है। तो तमाम चीजों की एहतियात बरतने के बावजूद भी इतनी बड़ी घटना का होना ये सवाल खड़े करता है कि क्या ऐसा नहीं है कि पुलिस किसमें मिली भगत हो। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है। 6 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की गई है और ये भी माना जा रहा है, अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं हमारे, उसके मुताबिक देर शाम तक कार्यवाही का दौर भी शुरू होगा और कुछ अधिकारियों पर बड़ी गाज भी गिर सकती है। लेकिन ये जरूर इतना है कि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एक जो बड़ी बात आप यहाँ पर कह रही हैं, हमने देखा था कि कैसे लखनऊ में कमांड सेंटर और वहां से पूरे प्रदेश की जेलों पर नजर रखी जाती है, बावजूद उसके जेल के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, गैंग वॉर हो जाती है और उसमें 2 लोगों को मार डाला जाता है। उन तक हथियार कैसे पहुंचा, बदमाश के पास तक हथियार कैसे पहुंचा? अखिलेश सोनकर से जानते हैं। अखिलेश, अभी तक जेल प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? कैसे हथियार जेल के अंदर और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और क्यों हुआ? जी, आपको बता दें कि अभी जेल के प्रशासन के जो अधिकारी उन्होंने मीडिया के सामने कुछ भी अभी कहने से मना कर दिया है। हालांकि जो चित्रकूट धामल के आईजी और कमिश्नर है वो जेल के अंदर थे और मामले की जांच कर रहे थे और जो प्रयागराज के जेल के डीआईजी हैं वो भी अंदर पहुंचे हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक कुछ भी मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई कि जाँच उनकी कहाँ तक पहुँची, आखिर किसकी लापरवाही से जो तमंचा था वो अंदर पहुँचे जिससे इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने इस मामले में जाँच नहीं की। जो पूर्वांचल के 2 बड़े जो बड़े माफिया थे उनकी हत्या कर दी गई है और बाद में पुलिस ने एनकाउंटर में जो अंशुल दीक्षित है उसको मार गिराया है। तो इस बड़ी वारदात के साथ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक नहीं बताया है कि किसके चलते यह हत्या को अंजाम किया गया। जिस तरीके से जेल प्रशासन के अधिकारी और मंत्री दम भरते थे जो जेल की सुरक्षा व्यवस्था है, ज्यादा वक्त नहीं है डीजी जेल के पास रिपोर्ट तैयार करने के लिए। सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया है मुख्यमंत्री ने और काफी वक्त उसमें भी बीत चुका है, तो रिपोर्ट तो उन्हें देनी होगी।
होगी ना कि कैसे हथियार पहुंच जाता है एक बदमाश के पास और उसके बाद दो बदमाशों पर वो गोली चला देता है, उसकी हत्या कर देता है। और ये दो बदमाश भी कोई छोटे मोटे बदमाश नहीं है, बल्कि कुख्यात बदमाश जिनकी हत्या हुई है। मुकीम काला, मिराजुद्दीन, दोनों ही काफी कुख्यात है और उनकी हत्या हुई है। और फिर जिसने हत्या की, पुलिस ने उसे मार डाला, एनकाउंटर में मार डाला। जेल के अंदर भी एनकाउंटर की नौबत आ गई, तो इसका जवाब तो देना ही होगा उन्हें। जी बिल्कुल, बहुत कम समय बचा है। जो डीजी जेल हैं वही बस जेल के अंदर रह गए हैं और जिले के एसडीएम है, बाकी जो डीआईजी और कमिश्नर थे वो बाहर चले आए हैं। हालांकि कहीं कहीं रिपोर्ट तैयार की जा रही होगी, बहुत कम समय है, लेकिन कहीं न कहीं ये सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जेल प्रशासन से। जिस तरीके से पूर्वांचल के ये दो बड़े माफिया जेल के अंदर बंद थे, उनकी निगरानी रखी जानी चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़ी लापरवाही बरती गई है। सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है। ऐसा लगता नहीं कि ये सिर्फ लापरवाही का मसला है, ये मिली भगत का भी मामला नजर आ रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, अनामिका आप भी हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को बता दें कि आखिर हुआ क्या है, ये पूरा मसला क्या है। एक बार फिर से चित्रकूट जेल के अंदर आज गैंग वॉर, और उस गैंग वॉर में कुख्यात बदमाश मुकीम काला और मिराजुद्दीन की गोली लगने से मौत हो गई। गोली मारने वाले गैंगस्टर अंशु दीक्षित, उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसके मुताबिक हाल में सुल्तानपुर जेल से चित्रकूट जेल में शिफ्ट किया गया था पूर्वांचल के गैंगस्टर अंशु दीक्षित को। सुबह अपराधी मुकीम काला और मिराजुद्दीन की गोली मारकर उसने हत्या कर दी। मुकीम काला पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इनामी गैंगस्टर था। मिराज को बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अंशु दीक्षित ने मुकीम काला और मिराज अली को मारने के बाद कुछ कैदियों को बंधक भी बना लिया था, और इस दौरान जेल प्रशासन ने अंशु से कैदियों को छोड़ने की अपील की, लेकिन अंशु जब नहीं माना तो पुलिस और अंशु के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान अंशु को गोली लगी, वो मारा गया। जेल सूत्रों के मुताबिक सुबह नाश्ते के दौरान अंशु दीक्षित और मुकीम काला के बीच विवाद हुआ था। मुकीम काला इसी महीने 7 मई को चित्रकूट जेल लाया गया था। सीएम योगी को इस पूरी घटना की जानकारी अभी तक दे दी गई है, लेकिन आलाधिकारी मौके पर हैं और एक रिपोर्ट तैयार करना है उन्हें। गैंग वॉर के बाद जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं इस पूरे गैंग वॉर के बाद। द्वारा अपने सहबंदियों पर फायरिंग की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल गाँव डीएम साहब और साथ में पूरी जनपद की पुलिस बल जो है वो यहाँ घटनास्थल पर आए। जब घटनास्थल पर पहुँचे तो उक्त बंदी द्वारा हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग की जा रही थी और मौका वारदात पर 2 बंदियों को उसके द्वारा गोली मार दी गई। इस पर हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लगी। हम लोग स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड यूनिट यहाँ गई है। उक्त अभियुक्तों में से जो मरे हैं उसमें एक का नाम मुकीम काला, जो कि शामली का रहने वाला था, के रूप में चिन्हित हुआ। सुना आपने कि कैसे एक के बाद एक यहां पर घटनाक्रम घटता चला गया और पुलिस और जेल प्रशासन ने कुछ भी नहीं कर सका। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, ये 4 तस्वीर। जेल में गैंग वॉर सबसे पहले नाश्ते के वक्त गैंग वॉर की शुरुआत हुई। नाश्ते के वक्त ही विवाद की शुरुआत हुई मुकीम काला के बीच और अंशु दीक्षित के बीच, और उसके बाद अंशु दीक्षित ने मुकीम काला मिराजुद्दीन को गोली मार दी और उसके बाद पुलिस ने अंशु दीक्षित को भी गोली मार दी और इस तरीके से 3 कैदियों की मौत हो गई। अंशु दीक्षित कुख्यात गैंगस्टर है। रायबरेली की जेल में बैठकर भी यह गैंग चलाता था और इसका एक वीडियो हमारे पास भी है, जिसमें अंशु दीक्षित फोन पर बात कर रहा है और किसी और को शराब और रुपए जेल में भेजने के लिए कह रहा है। हाँ सुनो बेटा, पहले तो काम करो, सारा सामान पैसा जो है सब भिजवा दो। 10,000 रुपये कल जो है जेलर को जाके सुबह दे देना आवाज़ पे, ठीक है। उसके बाद में 5,000 रुपये जब सारा सामान लेके आना तो अभी गेट पे जो है उसको डिप्टी को फ़ोन कर लेना। फ़ोन करने के बाद उसको 5,000 रुपये दे देना, ठीक है। काम करना कि दारू की बोतल जो लेना है वाइट वाली मंगा ले रहे हैं दारू। हाँ फोन आ रहा है यार कल से। वाइट वाली लेके आओ बेटा, जल्दी लेके आइए, थोड़ा शाम टाइम हम फोन करेंगे फिर। थोड़ा मूड नहीं बना रही, 4 बजे को ले रख मिला लीजिए पहले उस पर पैसा वैसा मंगा लीजिए, थोड़ा खत्म हो गया।
हाँ हेलो, हाँ गुप्ता बोल रहे हो ना? समझे ना, यहाँ खुलेआम हम लोग घूमते हैं। जिस दिन बुलाएंगे इसी जेल में सही है। भिजवा के लौंडे बाहर, और सब ठीक है? अब फोटो भिजवा देंगे उसकी। तो रायबरेली जेल का ये वीडियो आप देख रहे हैं। अंशु दीक्षित की गुंडागर्दी यहां पर देख रहे हैं और उसके बाद चित्रकूट जेल में उसने 2 कैदियों की हत्या कर दी, फिर खुद भी मारा गया। लेकिन इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि ये उत्तर प्रदेश की जेलों का हाल है, बल्कि ऐसा लगता है 80 के दशक पर जो फिल्में बनती है उन फिल्मों का दृश्य है। जेल के अंदर उसके पास हथियार है, उसके पास फोन है, उसके पास गोलियां हैं, वो धमकी दे रहा है, अपना सारा कारोबार जेल के अंदर से चला रहा है। अनामिका, अगर रायबरेली जेल के फुटेज को देखें और उसके बाद चित्रकूट जेल शिफ्ट होने के तुरंत बाद उसने जिस वारदात को अंजाम दिया अंशु दीक्षित को, तो ऐसा लगता है कि यह वर्चस्व की लड़ाई थी शायद जेल के अंदर अंशु दीक्षित और मुकीम काला गैंग के बीच, और जिसमें यह सब कुछ हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है, पिस्टल अंशु दीक्षित के पास कैसे पहुंचा? देखिए, मैंने कहा इसके पहले भी कहा जाता रहा है कि सबसे ज्यादा जेल ही अब बड़े अपराधियों के लिए, उनके लिए आरामगाह बने रहते हैं या बने रहे हैं। अब तक जेलों में बैठ के ही बहुत बड़ी बड़ी एक्सटॉर्शन के फोन भी जाते रहे हैं, धमकी भरे फोन भी आते रहे हैं, मोबाइल फोन तक उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं, मन मर्जी का खाना, मन मर्जी के मिलने वाले लोग उनसे मिलते रहे। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है सरकार के लोगों से, तो सरकार के लोगों का ये जवाब होता है कि 2012 के पहले या 2007 के पहले जो व्यवस्थाएं रही हैं जेलों के भीतर, अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। लेकिन चित्रकूट में जो आज जो घटना हुई है वो बताने के लिए काफी है कि भी हालात बहुत बदले नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसे आरोप लगते रहे कि पुलिस की मिलीभगत रही है बड़े अपराधियों के साथ, और बिकरू कांड इसका सबसे बड़ा प्रमाण भी है। लेकिन चित्रकूट में आज जो जेल के भीतर घटना हुई है, भली सरकार की तरफ से आज कार्रवाई कर दी जाए, बड़े बड़े अधिकारियों पर गाज गिरा दी जाए, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल खड़े होते हैं कि जेलों की सिक्योरिटी को लेकर जो बड़े बड़े दावे होते रहे अधिकारियों की ओर से, सवाल और बाकी लोगों की तरफ से, वो सारे आरोप आज और सारे दावे धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अनामिका, लाख सीसीटीवी कैमरे लगा लें, हर बैरक में लगा लें, आप जेलों की बाथरूम में भी लगा लें, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत रहेगी, अपराधियों को सरपरस्ती रहेगी स्थानीय स्तर पर, तो वहां पर ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी, तमाम कोशिशें नाकाम रहेंगी। अखिलेश, ये जो तीनों ही गैंगस्टर हैं, जो तीनों मारे गए, इनके बारे में बताइए, इनके बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी देखिए, बता दें कि ये जो मुकीम हक्का था, ये पूर्वांचल के थे, जो अंशु दीक्षित थे, सामने बताया जाए तो जिस तरीके से ये घटना, इनका काफ़ी आतंक था, इन पे दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। ये खुलेआम लूट और हत्या जैसी ये वारदात को अंजाम देते थे। जिस तरीके से आपने रायबरेली का वीडियो देखा होगा, वीडियो में ये कहा कि वह खुलेआम जेल में घूमते हैं, जो चाहते हैं वो जेल के अंदर पहुँचते हैं। जिस तरीके से उनके जेल प्रशासन के से सेटिंग हो जाती थी, तो उसी तरह जब ये यहाँ चित्रकूट की जेल में आए होंगे, उसी तरह इनकी यहाँ भी सेटिंग हो गई होगी, और जो चाहते थे वहाँ अंदर उनकी चीज़ें पहुंच जाती थी, शराब से लेकर के खाने से लेकर के मन मुताबिक हर चीज़ पहुंच जाती थी। उसी तरीके से ये आज पिस्टल भी पहुंची है जेल प्रशासन के कहीं न कहीं सेटिंग से, जिसकी वजह से ये बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है जिस तरीके से लॉकडाउन था, लॉकडाउन में किसी से भी नहीं मिलने दिया जाता था, ऐसे में पिस्टल का पहुँच जाना कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जेल प्रशासन के लोग हैं, उनकी सेटिंग थी, उन्हीं के चलते यह रिवाल्वर पहुँची होगी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी धन्यवाद अखिलेश, आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उससे साफ साफ है कि जितने दावे किए जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उन दावों में उतना दम नहीं है। खासकर जेल के अंदर की हम बात करें तो अभी भी जेल के अंदर से जो बदमाश हैं वो अपनी गुंडागर्दी, अपना साम्राज्य चला रहे हैं। जेल में गैंगवॉर के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी मामले की जांच की बात कह रही है, कांग्रेस इसी बहाने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार को घेर रही है। 2 अपराधी गिरोह के संघर्ष में 3 अपराधी मारे गए हैं। मुकीम काला और मेराजुद्दीन की हत्या अंशु दीक्षित ने कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अंशु दीक्षित को मार गिराया है। मुकीम काला एक खूंखार अपराधी था, उसके ऊपर 61 मुकदमे चल रहे थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसके आतंक के नाते से शामली, मुजफ्फरनगर जिलों में बड़ी संख्या में पलायन की घटना प्रकाश में आई थी। एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या भी मुकीम काला ने ही की थी। किन परिस्थितियों में घटना घटी है, इसके विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हो जाना ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में
किस तरीके से आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं और सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपराधियों को किस तरीके से एक संरक्षण है। क्या जेल के अंदर इस तरीके की गतिविधि लगातार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी सरकार किसी भी मोर्चे पर सफल नहीं है, असफल साबित हुई है। जाहिर सी बात है, विपक्ष को जब मौका मिला है तो विपक्ष तो सवाल दागेगा ही, कटघरे में खड़ा करेगा ही, क्योंकि मसला ही इतना बड़ा है। जेल के अंदर गैंग वॉर, जिसमें 2 कैदियों की हत्या और फिर एनकाउंटर करना पड़ता है पुलिस को, क्योंकि जो बदमाश है अंशु दीक्षित है, उसने कुछ और कैदियों को भी बंधक बना रखा था और पुलिस इतनी बेबस हो जाती है, जेल प्रशासन इतना बेबस हो जाता है कि अंशु दीक्षित को ढेर करना पड़ता है। जेल के अंदर एक शख्स को, एक बदमाश को जिंदा पकड़ने में पुलिस नाकाम रहती है, जेल प्रशासन नाकाम रहता है, उसको ढेर करना पड़ जाता है। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले की जांच होगी, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर इस जांच का भी क्या लाभ होगा, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले अलग अलग जेलों में देखने को मिलते रहे हैं। जांच हर बार होती है, लेकिन अगला सवाल फिर खड़ा हो जाता है जब ऐसी ही कोई वारदात किसी दूसरी जेल में नजर आती है। और रायबरेली जेल के अंदर की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो वीडियो हमने आपको दिखाया जब अंशु दीक्षित फोन पर बात कर रहा था, धमकी दे रहा था किसी को, वो वीडियो तो अपने आप में और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। कोरोना महामारी के बीच भारत को एक और हथियार मिल गया है इससे लड़ने के लिए। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भारत में आज से आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। डॉक्टर रेड्डी लैब में कस्टम फार्मा सर्विसेज के ग्लोबल हेड दीपक सप्रा ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाई है। भारत में स्पुतनिक की कीमत 995 रुपए रखी गई है। और इधर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अपने ग्राहकों के लिए 2 शानदार ऑफर लेकर आई है। रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर रिलायंस जियो ने ये 2 ऑफर्स पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य है कोरोना महामारी में जियोफोन ग्राहकों की डिजिटल कनेक्टिविटी को बनाए रखना। पहले ऑफर के तहत कंपनी उन ग्राहकों को 300 मिनट यानी कि रोजाना 10 मिनट मुफ्त आउटगोइंग कॉलिंग की सुविधा देगी, जो जियो ग्राहक लॉकडाउन या फिर दूसरी वजहों से अपना रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। जबकि दूसरे प्लान के तहत एक रिचार्ज प्लान पर ग्राहक को एक अतिरिक्त प्लान मुफ्त दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर जियो ग्राहक 75 रुपए में 28 दिन की अवधि वाला प्लान रिचार्ज कराता है तो उन्हें 75 रुपए का ही एक और अतिरिक्त प्लान मिलेगा, जिसका इस्तेमाल पहले प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद किया जा सकेगा। कोरोना महामारी के दौर में कंपनी के इस ऑफर से करोड़ों ग्राहकों को फायदा मिलेगा। रिलायंस जियो ने अपने बयान में कहा कि कोरोना संकट में रिलायंस हर भारतीय के साथ है। रिलायंस फाउंडेशन ने भारत के पहले कोविड-19 केयर हॉस्पिटल की स्थापना की है और केवल 2 हफ्ते में ही बिस्तरों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 2325 कर दिया। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन कोरोना संकट में अन्न सेवा, फ्री फ्यूल और ऑक्सीजन आपूर्ति समेत कई कल्याणकारी योजनाएं भी चला रहा है। तो कोरोना काल में जियो का ये बम्पर ऑफर है। रिलायंस जियो के ग्राहकों के लिए 2 ऑफर पेश किए गए हैं। पहले ऑफर में जो लोग अपना रिचार्ज फोन का नहीं करा पा रहे हैं उनको 300 मिनट की फ्री आउटगोइंग कॉल मिलेगी, जबकि दूसरे ऑफर में एक रिचार्ज प्लान लेने पर दूसरा रिचार्ज प्लान सेम अमाउंट का फ्री में मिलेगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।